नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर परसाई अपनी अपनी बीमारी का भाग 6 मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनोगे। संसदीय लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले को परेशानी होगी कि बहुत लोग वोट को पाप की जड़ मानने लगे हैं। ज्ञानियों की बहुत बातें मैं सुन चुका था, अब इस अज्ञानी की बातें सुन रहा हूँ। वह कहता है, साहब इस सब में होड़ लगी है कि कौन हमें भूखा मार ले। हमारा क्या है, किस्मत में जितना है उतना ही मिल जाता है। वह क्रोध से किस्मत पर आ जाता है। इस देश के ज्ञानी या अज्ञानी सबकी यह विडंबना है कि वह क्रोध से फौरन किस्मत पर आ जाता है। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती। ज्ञानियों की और अज्ञानी रिक्शे वाले की बात मन में गूंजती है। नींद आती है तो मैं एक सपना देखता हूँ। मैं ऊब कर एक अजनबी प्रदेश में पहुँच जाता हूँ। वहाँ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं, सरकार हमें भूखा रहने दें, हमें भूखा मरने का अधिकार है। यह सरकार हमारे इस अधिकार को छीन रही है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जनता भूखी रहे, पर कुछ पैदावार हो जाती है तो हम क्या करें। किस किस को तो खाना ही पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अन्न देना सरकार की मजबूरी है। जनता कहती है, वो नहीं, हमें यह सरकार नहीं चाहिए, हम सरकार बदलेंगे। हमें वह सरकार चाहिए जो हमें भूखा रखे। सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। फिर से चुनाव हो। मैं सपना देख रहा हूँ, निर्वाचन का निश्चय हो जाता है। जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है वह है जनता को कैसे भूखा मारना। राजनीतिक पार्टियां प्रचार कार्य में लगी हैं। पार्टी नंबर 1 कहती है, हम जनता को वचन देते हैं कि हम सत्ता में आते ही खेती बंद करा देंगे, अन्न ही पैदा नहीं होने देना, भूखी रहेगी जनता। जनता कहती है, नहीं, अन्न तो खूब पैदा होना ही चाहिए, फिर भी हमें भूखा रहने देना चाहिए। अन्न पैदा नहीं होगा तो हमारा राष्ट्रीय गौरव नष्ट हो जाएगा। पार्टी नंबर 2 वादा करती है, तो हम अन्न तो पैदा होने देंगे, पर उसे महंगा इतना कर देंगे कि लोग खा नहीं सकेंगे। जनता कहती है, यह खेल हम बहुत देख चुके हैं, इससे हमें संतोष नहीं, हम नए ढंग से भूखा मरना चाहते हैं। तब पार्टी नंबर 3 आकर कहती है कि अन्न की पैदावार खूब बढ़ाएंगे, पर हाथ ही चूहों का भी सघन उत्पादन होगा। जनता को अन्न उत्पादन का गौरव भी मिलेगा और चूहों के अन्न खा जाने के कारण भूखा मरने का सुख भी मिलेगा। जनता कहती है, यह पार्टी हमें पसंद है, इसी की सरकार बनेगी, हम बाहुल्य में भूखा मरना चाहते हैं। सरकार बन जाती है, सघन खेती का कार्यक्रम लागू होता है, साथ ही चूहों का सघन उत्पादन भी चलता है। अच्छी अच्छी नस्ल के चूहे, आदमी से बड़े कद वाले, आदमी से दुगने पेट वाले, अन्न पैदा होता है और चूहे उसे खा जाते हैं। जनता खुश होती है और सरकार की जय बोलती है। साल पर साल निकल जाते हैं, फसल चूहे खा जाते हैं, आदमी की पीढ़ियां खुशी खुशी भूखी मर रही है। एक साल अकाल पड़ जाता है, चूहों के खाने के लिए अन्न नहीं है। चूहे सरकार को घेरते हैं, कहते हैं, हमने अपने को आदमी से बड़ा बनाने के लिए लगातार ओवर टाइम की है, हमारी खाने की आदत पड़ गई है, हमें खाने को दो। सरकार कहती है, जरा धीरज रखो, अगली फसल तक रुक जाओ। चूहे कहते हैं, धीरज हमें नहीं है, हमें भूखे हैं, तुम्ही ने हमें खाने की लत लगाई है, अब हमारा पेट भरो। सरकार कहती है, पर हम तुम्हारा पेट किस चीज़ से भरें। चूहे बेताब हैं, वे भूख से तिल मिला रहे हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि हमें अब क्या खाना चाहिए। और मैं देखता हूँ, चूहे दांत किटकिटाकर भिड़ जाते हैं। पहले चूहे संविधान को कुतर कर खा जाते हैं, फिर चूहे साजकार को खा जाते हैं, संसद को खा जाते हैं, न्यायपालिका को खा जाते हैं। मेरी नींद खुल जाती है। संवैधानिक बहस करने वाले ज्ञानी मुझे याद आते हैं। फिर याद आता है वह रिक्शे वाला। क्या अर्थ है इस सपने का पता नहीं, पर तिरजटा सीता से कहती है, वह सपना है, कहाँ बिचारी हुई है सत्य दिन चारी, जिसकी हो छोड़ भागी है। वह जो आदमी मेरे सामने बैठा है, जवान है और दुखी है,
जवान आदमी को दुखी देखने से पाप लगता है, मगर मजबूरी में पाप भी हो जाता है। बेकारी से दुखी जवानी को सारा देश देख रहा है और सबको पाप लग रहा है। सपने ज़्यादा पाप उन भाग्य विधाताओं को लग रहे हैं जिनका कर्म, अकर्म और कुकर्म के कारण वे बेकार हैं। इतना पाप और फिर ये ऐसे भले चंगे, क्या पाप की क्वालिटी गिर गई है, उसमें भी मिलावट होने लगी है। नहीं, आप गलत समझे, यह जवान बेकारी के कारण दुखी नहीं है। नौकरी उसकी है, नौकरी बीवी की मांग करती है तो शादी उससे कर ली थी। हाल ही में उसकी बीवी उसे छोड़कर एक पैसे वाले के घर में बैठ गई। वह दुखी है। मैं उसके दुख को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, पर कैसे कर सकता हूँ? जिसकी न कभी हुई न भागी, वह उसके दुख को महसूस नहीं कर सकता। वह गलत आदमी के पास सलाह लेने आ गया है। उसे ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए था जिसकी भागी चुकी थी। उससे पूछना था कि भैया, ऐसे मौके पर क्या किया जाए। बहरहाल मैं सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी तनख्वाह कम है, इतने में पत्नी के पद पर बने रहना उस औरत का शोभा नहीं दिया। उसे ज़्यादा रुपए की बीवी बनना था। यह आदमी आमदनी नहीं बढ़ा सका। घूस लेना इससे बनता नहीं है। घूस से पारिवारिक जीवन सुखी होता है। मेरे एक पुराने पड़ोसी बिक्री कर विभाग में थे, भरपेट घूस खाते थे। उनकी बीवी उन्हें इतना प्यार करती थी कि मर जाते तो उसकी चिता पर सती हो जाती। उसे यह कतई बर्दाश्त न होता कि पति तो स्वर्ग में घूस खाए और वह यहाँ उसके लाभ से वंचित रह जाए। कितने सुखी लोग थे। शाम को सारा परिवार भगवान की आरती गाता था। जय जगदीश हरे, भगवान के सहयोग के बिना शुभ कार्य नहीं होते। आरती में आगे आता सुख संपत्ति घर आवे। शाम को यह बात कही जाती, सुबह बनियों के लाल वस्त्रों में बंधी सुख संपत्ति चली आती है। जिस दिन घूसखोरों की आस्था भगवान पर से उठ जाएगी, उस दिन भगवान को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आरती में आता, तुम अंतर्यामी भगवान, तुम जानते हो मेरे अंतर में घूस लेने की इच्छा है और तुम दिलाते भी हो। आरती की एक पंक्ति से मुझे भी आशा बनती, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। मुझे लगता है जिस दिन इस संत की सेवा करनी होगी, वह संत ढूंढने दूर कहाँ जाएगा। मैं तो पड़ोस में ही रहता हूँ, पर उसने कभी मुझे संत के रूप में मान्यता नहीं थी। यह आदमी भी अगर मेरे पड़ोसी जैसा भगवंत दत्त होता तो उसकी बीवी नहीं भागती। उसकी तो बीवी छोड़ गई है, मगर मेरे मन में दूसरी ही बातें उठने लगी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पगले, जमाने को समझ। यह जमाना ही किसी समर्थ के घर में बैठ जाने का है। वह तो बनाने में समर्थ है। शादी इस पार्टी से हुई थी, मगर मंत्रिमंडल दूसरी पार्टी वाले बनाने लगा तो उसी की बहू बन गए। राजनीति के मर्दों ने वेश्याओं को मात कर दिया। किसी ने तो घंटे भर में 3-3 खसम बदल डाले। आदमी ही क्यों, समूचे राष्ट्र किसी समर्थ के घर में बैठ जाते हैं। इसी देश के कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति बदल डालो, यानी औरत बनाकर देश की किसी बड़े के घर में बिठा दो। इन बातों से न सबसे शांति मिलेगी न रास्ता मिलेगा। जिसकी बीवी छोड़ भागी है, उसका मन राजनीति में नहीं रम सकता। वह कहता है वह बूढ़ा है, उसके बाप की उम्र का वह जवान के घर बैठती तो उसे शायद कम दुख होता। इस जवान को बूढ़े से हार जाने का विशेष दुख है, या अभी भी उस संतरी के सुख को इसे ध्यान है। इस अभागे को नहीं मालूम कि पैसे में बड़ी मर्दानगी होती है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। अमेरिका के अच्छे अच्छे जवान टापते रह गए। जैकलिन को ले गया बूढ़ा अरबपति ओनासिस। एक 60 साल के बूढ़े की 3 बीवियां मर चुकी थी। बूढ़ा जायदाद वाला था, संतान कोई नहीं। उसे चौथी बीवी की जरूरत महसूस हुई। उसे बीवी तो चाहिए ही थी, जायदाद का वारिस भी चाहिए था। वारिस न हो तो जायदाद हाय हाय करती रहती है कि मेरा क्या होगा। आदमी को आदमी नहीं चाहिए, जायदाद को आदमी चाहिए। बूढ़े की नज़र गांव की एक कन्या पर थी, पर उसके माँ बाप राजी कैसे हों। बूढ़ा चतुर था। उसने लड़की के रिश्तेदारों से कहा, चलो भैया तीर्थ कराएं। तीर्थ में उसने कुछ रुपए देकर साधु को पहले से सगा हुआ था। उसने हाथ देखकर कहा, तुम्हारी एक और शादी होगी, लिखी है। बूढ़े ने बनकर कहा, मैं और नहीं महात्मा, इस उम्र में माया जाल में मत फंसाओ। साधु ने कहा, तुम चाहो या नहीं वह तो होगी।
लिखी है, लिखी को कोई नहीं मिटा सकता, लड़का ही होगा। रिश्तेदारों ने गांव पहुंचकर लड़की को माँ बाप से कहा, उसके तो लिखी है, लड़का ही भी लिखा है, बहुत जायदाद है, लड़की को दे दो। लिखी है तो बूढ़े की शादी हो गई, शादियों से यह समाज लिखी पर चल रहा है। लिखा कर लाए हैं तो पीढ़ियाँ मैला ढो रही है, और लिखा कर लाए हैं तो पीढ़ियाँ ऐशो आराम भोग रही है। लिखी को मिटाने की कभी कोशिश ही नहीं हुई है। दुनिया के कई समाजों ने लिखा को मिटा दिया। लिखी मिटती है, आसानी से नहीं मिटती तो लाल मार कर मिटा दी जाती है। इधर कुछ लिखी मिट रही है। भूतपूर्व राजा रानी की लिखी मिट गई। अछूतों के लड़के पढ़ लिख कर अफसर भी होने लगे हैं, और जिन विपर परिवारों में उसका बाप सफाई करता है, उनके लड़के उसे झुक कर सलाम करते हैं। जो लिख कर लाए थे कि इनके हमेशा चरण छुए जाएंगे, उनकी भी लिखी मिट रही है। यह जवान आदमी अगर यही मान ले कि वह औरत इसके नहीं लिखी है, तो उसे पैसों वालों की लिखी थी, तो या यूं ही शांत हो सकता है? ऐसी घटनाएं होना ज़रूरी है। इनमें फिल्मों की बेवफाई के गाने बनते हैं, पर फिल्म में जो बेवफाई करती है वह पत्नी नहीं प्रेमिका होती है, और बेवफा प्रेमी का काम आसान हो जाता है। यह हाय बेवफा कहकर रोता है और हृदय परिवर्तन की राह देखता है। प्रेमिका की बात पलक अलग है, पत्नी की अलग। पश्चिम में कम से कम इतना कर लिया है कि पति पत्नी की न पटे तो तलाक ले लिया, मगर इस देश में चोरी छुपे का मामला यहाँ तलाक नहीं होता। औरत की नाक काट ली जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। गांव वाला कुल्हाड़ी से मारता है, शहर वाला जहर देता है। यह आदमी क्या इरादा रखता है? मैं कहता हूँ तुम उस बूढ़े की औरत को भगा लाओ। वह कहता है उसकी तो मर गई, और होती भी तो उस बुढ़िया को लाता। मैं कहता हूँ तो तुम दूसरी शादी कर लो। उसने कहा मेरा तो जी होता है जाकर उस हरामजादी के कलेजे में छुरा घुसेड़ दूँ। आखिर यह भी सच्चा भारतीय मर्द निकला। तलाक नहीं देगा, छुरा घुसलेगा। वह समझता है मैं उसे भूल जाता हूँ। किसे फुर्सत है कि पति को छोड़कर भागी औरत का हिसाब रखे? है कोई उस घड़े का उठा कर ले गया, या उसे पत्थर से फोड़ना चाहता है? मैं इसमें पानी नहीं। एक दिन वह मुझे बस स्टेशन पर मिल जाता है, उसके पीछे एक औरत है, वह मुझे नमस्ते पीऊँगा तो भी नहीं पिएगा करता है। उसी क्षण औरत थोड़ा सा घूंघट कर लेती है। मैं कहता हूँ औरत प्रॉपर्टी नहीं है। वह कहता है यह मेरी बीवी है। वह भर चीख आँख मुझे देखता है, कहता है औरत प्रॉपर्टी नहीं। मैं पूछता हूँ तुमने दूसरी शादी कर ली, या अच्छा किया? मैं कहता हूँ नहीं। उसने कहा नहीं, दही है। जाति तहत 3 आल। अरे औरत की राजनीति की बीमारी लग गई। 2 महीने में 2 बार दल बदल कर डाला। प्रॉपर्टी नहीं है बार, ऐसा कहकर वह उठकर चला जाता। वह मेरी तरफ अजब ढंग से देखता है, लगता है कह रहा है तुम तो कहते थे औरत प्रॉपर्टी। 8-0 बार, ऐसा कहकर वह उठकर चला जाता है। नहीं, अब देखो सोचता हूँ क्या यह उसे छुरे से मार डालेगा? नहीं। वह कहता है ऐसा जी होता कि छुरा घुसेड़ देता। वह संतलत प्रॉपर्टी की तरह ही खड़ी थी। जिसका जी होता है वह छुरा नहीं घुसेड़ता। मारने वाला पहले छुरा घुसेड़ता है, बाद में जी से पूछता है। किताबों की दुकान और दवाओं की बाजार बढ़ रहा है। इस सड़क पर कितनों किताबों की एक नई दुकान खुली है, और दवाओं की 2। ज्ञान और बीमारी का यही अनुपात है अपने शहर में। ज्ञान की चाह जितनी बूढ़ी है, उससे दुगनी दवा की चाह बढ़ी है। यो ज्ञान खुद एक बीमारी है। सबसे भले भी मूर्ख जिन्हीं न व्याप जगत गति। अगर यह किताब की दुकान न खुलती तो वो दुकान दवाइयों की न खोलनी पड़ती। एक किताब की दुकान ज्ञान से जो बीमारी फैलाए, उसकी काट ये 2 दवाई की दुकान करेगी। पुस्तक विक्रेता अक्सर मक्खी मारते बैठा रहता है। बेकार आदमी हैजा रोकते हैं क्योंकि वे शहर की मक्खियाँ मार डालते हैं। ठीक सामने दवा की दुकान पर हमेशा ग्राहक रहते हैं। मैं इसी पुस्तक में विक्रेता से कहता हूँ तूने गलत धंधा चुना है। इस देश को समझ, यह बीमारी परदेसी है देश है। तो अगर खुजली का मल्लम भी बेचता तो ज़्यादा कमा लेता। इस देश को खुजली बहुत होती है, पर तब खुजली का दौर आता है तो दंगा कर बैठता है या हरिजनों को जला देता है। तब कुछ सयानों को खुजली उठती है और वे
ताव का मलहम लगाकर सो जाते हैं। खुजली सबकी उठती है, कोई खुजाकर खुजाता मिटाता है, कोई शब्दों का मलहम लगाकर। मुझे इस लड़के के भाग्य पर तरस आता है। सालों से देख रहा हूँ सामने के हिस्से में जहाँ परिवार रहते हैं वहाँ दुकानें खुलती जा रही हैं। परिवार इमारत में पीछे चले गए हैं। दुकान लगातार आदमी को पीछे ढकेलती जा रही है। दुकान आदमी को ढांकती जा रही है। यह पहले प्रसिद्ध जनसेवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा बाबू की बैठक थी। वहाँ अब चूड़ियों की दुकान खुल गई है। दुर्गा बाबू आम सड़क से गायब हो गए हैं। या मैंने बहुत से क्रांतिवीरों को बाद में भरतवीरों को होते देखा है। अच्छे अच्छे स्वतंत्रता सूरों की दुकानों के पीछे छिपते देखा है। मगर दुर्गा बाबू जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे चूड़िया की दुकान के पीछे छिप जाएंगे। दवा विक्रेता मेरा परिचित है, नमस्ते करता है, कभी पान भी खिलाता है। मैं पान खाकर फौरन किताबों की दुकान पर आ बैठता हूँ। उसे हैरानी है कि मैंने चलने वाली दुकान पर क्यों बैठा, उसकी चलने वाली दुकान पर क्यों नहीं बैठता। चतुर आदमी हमेशा चलने वाली दुकान पर बैठता है, लेकिन अपने यहाँ रवैया रहा है कि न चलने वाले की दुकान पर बैठे हैं या जिस दुकान पर बैठे हैं उसका चलना बंद हो गया। साथ के बहुत से लोग चलने वाली दुकान पर बैठते बैठते उनके मैनेजर हो गए, मगर अपनी उजाड़ प्रकृति होने के कारण अभी सेल्समैन तक बनने का जुगाड़ नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों।